Hello everyone, Vinith this side. Welcome to Athrea Institute and our History Standard Book series. In this series, we will build a strong conceptual understanding of history through standard books and an exam-oriented approach. Whether you are preparing for UPSC or any state civil services examination or any other competitive examination, this series will help you to strengthen your fundamentals. So, without any further delay, let's begin today's topic. In previous lectures, we have completed very important topics like Stone Age, Indus Valley Civilization, Vedic Age and pre-Mauryan dynasties. लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने देखा, जो हर्यक डायनेस्टी है, जो शिशुनाग डायनेस्टी है, नंद डायनेस्टी है, ठीक है, ये तीनों डायनेस्टी कैसे मगध एम्पायर को, जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद जो है, मगध महाजनपद से मगध एम्पायर के बनने का प्रोसेस कैसा था, ये हमने देखा। ठीक है, हमने डिफरेंट डायनेस्टीज एंड डिफरेंट किंग्स को देखा, उनके कंट्रीब्यूशंस को देखा। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि जो नंद डायनेस्टी है, ठीक है, उसका जो लास्ट रूलर है धनानंद, ठीक है, धनानंद को हटाने के बाद, डिथ्रोन्ड करने के बाद मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है और मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये अब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हमने एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ें हमने कवर करी थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था एक एक चीज़ों को, नंद डायनेस्टी, मगध, फिर अलेक्जेंडर की इन्वेजन को हमने देखा था कि अलेक्जेंडर कब आया, ठीक है, उसका इन्वेजन कैसे हुआ। मैंने मैप के थ्रू बताया था आपको कि वो कहाँ से आया, ठीक है, इंडिया पे अटैक कब किया। यहाँ पर हाइडेस्पस आप देखो झेलम रिवर को बोल रहे हैं, है ना, और वैदिक नेम उसका क्या था? वितस्ता, है ना, वितस्ता, ये हमने देखा। ठीक है, और 323 बीसी में बेबीलोनिया और बेबीलोन के पास जाके उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला था एक लाइन याद रखना कि सेल्यूकस निकेटर जो उसका सेनापति था, उसको अपना गांधार और तक्षशिला वाला जो एरिया है वो डिलीवर करके इसको जाता है ना, इसको देके जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कि नंद डायनेस्टी है, फिर नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। ठीक है, और उसके बाद से फाइनली मैंने बोला कि अब हम मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, मौर्य डायनेस्टी को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मौर्य डायनेस्टी आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वैसे ही मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड जो मौर्य के जो पिलर एडिक्ट्स हैं, जो अशोक के पिलर एडिक्ट्स हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मौर्य डायनेस्टी के पिलर एडिक्ट तो पूछे जाते हैं, साथ में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए चलते हैं, बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक्सेप्ट केरल को अगर छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु रीजन को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इन पार्ट को हटा दिया जाए, तो जो मौर्य डायनेस्टी है, ठीक है, मौर्य रूल्ड, ठीक है, ओवर द होल ऑफ द सब कंटिनेंट, होल, ठीक है, ऑफ द होल ऑफ द सब कंटिनेंट। तो सबसे पहली चीज आप समझो कि मौर्य डायनेस्टी का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक है ना। मौर्य डायनेस्टी का एक्सपेंशन कहाँ तक है? पूरे इंडिया पे है, एक्सेप्ट केरल, तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये हर जगह पे मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, देखो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे ही यूनाइटेड इंडिया का कंसेप्ट सबसे पहली बार आया था, यूनाइटेड इंडिया, और इसकी नींव रखी थी तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया। ओके फाइन। तो यूनाइटेड इंडिया का सबसे पहले कंसेप्ट कहाँ पे आया? मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे आया। हिंदी में बोलते हैं जिसको अखंड भारत, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट सबसे पहले, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य ने इस कंसेप्ट को सबसे पहले दिया। अब देखो फाउंडर कौन है मौर्य डायनेस्टी का? तो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फाइन। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, एक पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ही वॉज born of शूद्र women, शूद्र women, ठीक है, शूद्र women in the court of नंद, in the court of नंद। ओके तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये शूद्र वुमेन है, ठीक है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो क्षत्रिय है, ठीक है, क्षत्रिय हैं। और एक कहते हैं कि एक मौर्य है ना, एक मौर्य एक जगह है, ठीक है, मौर्य एक जगह है। कहते हैं कि इट इज सेड टू बी कि यहाँ पे ढेर सारे पिकॉक्स रहते थे, मोर रहते थे, इसलिए उस जगह का नाम मौर्य पड़ा। इसलिए वो जिस क्लैन से आते हैं इसलिए वो क्लैन को बोले मौर्य क्लैन, मौर्य वंश, है ना। अब मौर्य वंश से बना मौर्य वंश, ठीक है। तो एक थ्योरी कहती है कि ही वॉज शूद्र, एक थ्योरी कहती है ही वॉज क्षत्रिय, ठीक है। दो थ्योरीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, ठीक है। ओके देखिए अब देखो मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस है ना, तब देखो द प्लॉट ऑफ चाणक्य, द प्लॉट ऑफ चाणक्य एंड हाउ he helped the चंद्रगुप्त मौर्य, how he helped चंद्रगुप्त, ठीक है, क्या? टू conquer his enemies, to conquer his enemies एंड, ठीक है, कनकर। अब ये जो है ना, ये कहाँ पे दिया गया है? गिवन इन डिटेल, कहाँ पे? मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? रिटेन बाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है, रिटेन बाय विशाख दत्त, ये बात क्लियर है। तो मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, के अंदर चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करते हैं, ठीक है, जो इनमीज हैं उनको कनकर जीतने में, है ना। और जो नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा है धनानंद, उसको हरा के, और 321 BC में, इन सम सोर्सेस इट इज ऑल्सो 322 BC, है ना, में चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द किंग ऑफ मगध, है ना, एंड ही एस्टैब्लिश्ड मौर्य डायनेस्टी। ओके अब देखो सोर्सेस फॉर मौर्य एम्पायर, देखो सोर्सेस देख लेते हैं, ठीक है, सोर्सेस ऑफ मौर्य
सोर्सेस ऑफ मौर्य एम्पायर, क्या क्या सोर्सेज हैं, जरा एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहला जो सोर्स है, ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो लिटरेरी सोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे। तो लिटरली सोर्स देखते हैं, ठीक है, लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है देखते हैं इसको। सबसे पहली चीज है अर्थशास्त्र, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, अर्थशास्त्र। किसने लिखा अर्थशास्त्र, ये तो हम सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। जो सेकंड सोर्सेज है, जो जातक स्टोरी है ना, जातक कथा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जातक स्टोरी किसकी, बुद्धास प्रीवियस लाइफ, ठीक है। तीसरा लिटरेरी रिसोर्सेस, देखो अशोक वदन एंड दिव्यदान, ठीक है, इसमें मेंशन है ना। और भी ढेर सारे लिटरेचर है, जैसे कि दीपवंश एंड महावंश। ये जो दीपवंश और महावंश है ना, ये द ग्रेट क्रॉनिकल ऑफ सेलोन, दीपवंश एंड महावंश, ये क्या है भाई, ठीक है, ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ सेलोन। सेलोन आज का श्रीलंका है ना, इसमें भी मेंशन है। ओके, देखो राजतरंगिनी ऑफ कल्लन, राजतरंगिनी रिटन बाय कल्हड़, इसमें भी मेंशन है, ठीक है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडिका, जो कि हम पढ़ेंगे, इंडिका में मेंशन है रिटन बाय मेगास्थनीज, ठीक है, रिटन बाय मेगास्थनीज, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ब्राह्मण लिटरेचर पुराण में भी मेंशन है, पुराणों में मेंशन है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया लिटरेरी सोर्सेस। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या है। तो जो दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, उसमें मेंशन है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या हो जाएगा, अशोकास एडिक्ट, है ना, तो अशोकन एडिक्ट्स इसमें मेंशन है ना। उसके बाद से इसको हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे अशोकन एडिक्ट्स क्या क्या है, किसने डेसिफर करा, है ना। जो दूसरा है इसके अंदर अशोकन एडिक्ट्स हो गया, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे कि हम देखेंगे एक हो गया आपका ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। हालांकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को रुद्रदामन जो है, ठीक है, शक क्षत्रप, उसने इसको लिखवाया। तो इंस्क्रिप्शन इसमें भी मेंशन है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इसमें बताया गया है कि मौर्य डायनेस्टी का राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑर्डर दिया पुष्यगुप्त को कि जूनागढ़ में क्या बनवाना है, लेक बनवाना है, ठीक है, जूनागढ़ में, है ना, सुदर्शन लेक। ये सब रिसोर्सेज हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर और मौर्य डायनेस्टी के बारे में कहां कहां से अपने को पता चलता है। तो ये सारे रिसोर्सेज हमने देख लिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं फाइनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बाद, ठीक है। हालांकि जो अशोकन एडिक्ट्स हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेक्चर के एंड में, मतलब मौर्य डायनेस्टी का लास्ट में हम देखेंगे। मौर्य डायनेस्टी का जब लास्ट चल रहा होगा उस वक्त हम देखेंगे, ठीक है। आइए अब इसके बाद से देखते हैं
अब स्लाइड के थ्रू थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रीक नेम क्या है? सेंड्रोकोटस। तो ग्रीक इसको सेंड्रोकोटस कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रूलर टू हैव मर्सिनरी आर्मी। देखो जब जब धनानंद को हराना था ना, धनानंद को जब गद्दी से हटाना था, उस वक्त क्या था, जैसा कि हम जानते हैं कि जब धनानंद को गद्दी से हटाना था तो कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास, क्योंकि चाणक्य को क्या कर दिया गया था? मगध से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो इनको आसपास की आर्मी का हेल्प लेके क्या करना था? किसको हराना था? धनानंद को हराना था। इसलिए देखो मर्सनरी का तो एक्चुअल जो मीनिंग है वो है किराया, किराए की सेना। बट यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो धनानंद जो राज्य है ना, यहाँ के जो आसपास के जो जो लोग हैं वो धनानंद से क्या है? सेटिस्फाई नहीं है। जो प्रजा है वो धनानंद को नहीं चाहती अब, ठीक है। तो बहुत सारे जो विरोधी हैं वो धनानंद के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे छोटे छोटे आर्मी का हेल्प लेके जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अटैक करते हैं और फाइनली, ठीक है, धनानंद को राजगद्दी से हटा देता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि 305 बीसी के आसपास की बात है। 305 बीसी में देखो क्या होता है। 305 बीसी में जो है जो सेल्यूकस निकेटर है, आप याद करिए सेल्यूकस निकेटर, है ना। सेल्यूकस निकेटर वेट कर रहा है 323 बीसी में, जब इसका राजा अलेक्जेंडर सिकंदर जब डेथ हो जाता है, ठीक है। तो 305 बीसी के अंदर सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, वेट जरा मैं देखूं चीजें सही जा रही हैं, ठीक है, गोइंग वेल, ओके, गोइंग वेल। हम स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने ये देखा, आई होप मेरी वॉइस क्लियर जा रही होगी, ठीक है। चलिए हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं आगे। हमने क्या देखा? हमने डिफरेंट रिसोर्सेज देखे, ठीक है। फिर फाइनली हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो 305 बीसी के अंदर वो दोबारा अटैक करता है, ठीक है। क्योंकि अलेक्जेंडर सिकंदर के अटैक करने के बाद, अलेक्जेंडर सिकंदर जब इंडिया पे अटैक करता है ना, और 323 बीसी में उसकी डेथ हो जाती है बेबीलोनिया के पास, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद से? गांधार और तक्षशिला वाला रीजन चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कौन दे देता है? तो इसका राजा अलेक्जेंडर सिकंदर दे देता है। तो सेल्यूकस निकेटर दोबारा अपने राजा का बदला लेने के लिए 305 बीसी में ये अटैक करता है, ठीक है। तो 305 बीसी में अटैक करता है तो क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा देता है? सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है, ठीक है। और जो कांधार और बलूचिस्तान और काबुल वाला एरिया था, है ना, वो इससे ले लेता है। और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेन की शादी करता है किसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी मैरिज हो जाती है। बट हेलेन वाज सेकंड वाइफ एंड फर्स्ट वाइफ वाज दुर्धरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आजकल आप सुनते हो कि एक चीज़ें वायरल होती हैं कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्चुअली में चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य ने बताया था। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति चाणक्य नीति के अंदर ये लाइन बताया था, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे आचार्य चाणक्य ने उस टाइम पे बोला था कि जो हेलेन से जो पैदा हुआ जो पुत्र होगा वो मौर्य डायनेस्टी का अगला राजा नहीं बनेगा, जो दुर्धरा से उत्पन्न पुत्र होगा वो बनेगा, है ना। तो इसी का बेटा होता है कौन? बिंदुसार। ये बात आप समझिए, है ना। इसी का राजा होता है, इसी का बेटा होता है बिंदुसार, जो नेक्स्ट किंग बनता है। ये बात ठीक है। देखिए मेगास्थनी जो है ना वो ग्रीक एम्बेसडर है। सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद ये वाला लैंड, ये वाला पूरा का पूरा इतना बड़ा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है, और उसके कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर होता है, ग्रीक पोइट होता है, क्या नाम है? मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज अब किसके कोर्ट में रहना स्टार्ट कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये जो मेगास्थनीज है इसने एक इंडिका नाम की बुक लिखी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आया है कि 7 कास्ट सिस्टम ये किस में मेंशन है? तो इंडिका में मेंशन है। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी।
साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी नहीं था, और उजरी मतलब करप्शन, लैक ऑफ करप्शन, करप्शन ही नहीं था यहाँ पे उजरी मतलब करप्शन, है ना, करप्शन की बात कर रहा है। और ये जो 7 कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम वो वाला कास्ट सिस्टम नहीं है जो हम आप समझ रहे हैं, ये कास्ट सिस्टम है लाइक ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स, जो वर्किंग ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑर्डर दिया किसको, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का गुजरात में बैठा हुआ एक गवर्नर है ना, जिसका नाम है पुष्यगुप्त, गुजरात में गवर्नर बैठा है जिसका नाम है पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू मेड, क्या, फर्स्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, जिसका नाम है सुदर्शन लेक। कहाँ पे, जूनागढ़, किस जगह पे, गुजरात के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये टाइमलाइन आप नोटिस करो, इसी के लगभग 450 साल बाद एक सीथियन शक क्षत्रप, शक का एक राजा आएगा जिसका नाम होगा रुद्रदामन। ये जो रुद्रदामन होगा, है ना, वो वेस्टर्न क्षत्रप का राजा होगा। जब मैं आपको बाद में जब सीथियन शक डायनेस्टी पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि जो सीथियंस थे वो इंडिया में दो पार्ट में क्या करते थे, रूल करते थे। एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था जिसका राजा कौन था, नहपाण, और जो वेस्टर्न क्षत्रप है अभी गुजरात के अंदर उसका राजा कौन है, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन क्या करेगा, एक सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाएगा दोबारा से। ये बात आपने समझ गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक्चुअली में ये जो टाइमलाइन है वो 298 बीसी है। तो 322 बीसी से 298 बीसी तक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य राजा रहता है। और जैसे मैंने ये बात तो पहले ही बता दिया कि नदर्न इंडिया वाज यूनाइटेड, है ना, कब, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। लेटर चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्ट जैनिज्म, जैनिज्म को अडॉप्ट करता है चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक। तो श्रवणबेलगोला कौन लेके जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, भद्रबाहु। तो एक पॉइंट आप समझो इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, पॉलिटिकल टीचर कौन है, तो चाणक्य, आचार्य चाणक्य। और स्पिरिचुअल टीचर कौन है, स्पिरिचुअल टीचर, तो आंसर होगा भद्रबाहु। मैंने जैनिज्म में ये बात बताया हुआ है कि भद्रबाहु जो है, जैसे जैनिज्म के दो सेक्ट, श्वेतांबर, दिगंबर, है ना। तो दिगंबर वाला जो सेक्ट है, दिगंबर सेक्ट, वो सेक्ट जो साउथ की तरफ जाता है ना, दिगंबर सेक्ट, है ना, जो स्काई क्लैड, है ना, जो कपड़े नहीं पहनते, जो स्काई को ही अपना क्लॉथ मानते हैं, स्काई क्लैड, है ना, वो बोलते हैं कि जैसा भगवान ने नेचुरल हमें बनाया हम वैसे ही रहेंगे। तो दिगंबर सेक्ट का जो फाउंडर है भद्रबाहु, इनके साथ पे चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे जाता है, श्रवणबेलगोला, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है ना। और कैसे डेथ कैसे होता है भाई, स्लो स्टारवेशन। ये जो स्लो स्टारवेशन है इसको जैनिज्म में क्या बोलते हैं, संथारा, संथारा सिस्टम, क्या बोलते हैं, संथारा सिस्टम, है ना, संथारा सिस्टम या सल्लेखन सिस्टम, सल्लेखन सिस्टम। ओके फाइन, ये बात ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो एरिया है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन जो है, याद करो, ये सेल्यूकस निकेटर से वापस लिया ये वाला रीजन, ठीक है। और ये वाला रीजन मगध एम्पायर देखो कहाँ से कहाँ तक पूरा एक्सपेंड कर चुका है। अब इसके बाद इसका बेटा जो बिंदुसार आएगा वो साउथ की तरफ एक्सपेंशन करेगा, साउथ की तरफ, ठीक है। ये वाला रीजन बिंदुसार एक्सपेंशन करेगा। और जो अशोक आएगा, अशोक के टाइम में ये वाला जो एरिया है, ये वाला, है ना, ये वाला एरिया अशोक के टाइम में, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है वो, ये वाला एरिया
बिंदुसार के टाइम में आएगा, बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये वाला जो एरिया है वो अशोक के टाइम में आएगा, ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद से आते हैं चाणक्य के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो विष्णुगुप्त है ना, वो चाणक्य का चाइल्डहुड नेम है, चाइल्डहुड नेम किसका? चाणक्य का। कौटिल्य अदर नेम है, अदर नेम, कौटिल्य भी है नाम। टीचर कहाँ पे है? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में है ना, पाकिस्तान में, प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। तो ही वॉज अमात्य, अमात्य बोलेंगे तो मंत्रियों में प्रधान, दैट इज प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हैं? अमात्य। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। प्रधानमंत्री किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन? चाणक्य। इन्होंने देखो लिटरेचर तो इन्होंने बहुत सारे लिखे, बट दो फेमस लिटरेचर कौन से हैं? चाणक्य नीति एंड अर्थशास्त्र। तो चाणक्य नीति में क्या है? डिप्लोमेसी, राजनीति, डिप्लोमेसी के बारे में मेंशन है किसमें? चाणक्य नीति में। और इकोनॉमी और मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके बारे में हमको सबसे ज्यादा सोर्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो किस में दिया गया? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अर्थशास्त्र मिला एक्सकवेशन के थ्रू, खुदाई के थ्रू, किसके द्वारा? आर समशास्त्री, है ना, इन्होंने ढूंढा। देखो, चाणक्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैकियावेली कौन? तो इटालियन डिप्लोमेट है कोई, है ना, जिसके नाम पे चाणक्य को बोलते हैं, है ना, मैकियावेली ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, है ना। ये ओके, ठीक है। अब बिंदुसार के बारे में एक बार देख लेते हैं। बिंदुसार, देखिए, हम सारी चीज़ों को ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ही मालूम है कि यूपीएससी की जब बात होती है तो इसमें यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है सबसे ज़्यादा, मौर्य का, है ना। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, ठीक है, उस समय का आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, ये पूछेगा यूपीएससी, है ना। ये उतना नहीं पूछेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको जाननी चाहिए, है ना, इससे होगा कंप्लीट नॉलेज। याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री को सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस पे नहीं पढ़ना है यार ना, हमें तो इस पे भी पढ़ना है ना, कि हमें सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए, है ना। क्योंकि अब एग्जाम देखो, आप फैक्चुअल बेस भी है, तो इसलिए हम कंप्लीट कवर करेंगे, कंप्रेहेंसिव तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। ओके, एक जो एनसीईआरटी का क्रक्स है वो भी देखेंगे, और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। चलिए, बिंदुसार जो है वो 298 बीसी से लेके 268 बीसी तक रहता है, ठीक है। अमित्रोक्रैट्स, ग्रीक राइटर्स इसको क्या बोलते हैं? ग्रीक राइटर्स बोलते हैं अमित्रोक्रैट्स। क्या बोलते हैं? अमित्रघात या अमित्रोक्रैट्स, अमित्रोक्रैट्स, ठीक है, अमित्रोक्रैट्स। ही हैड वॉन एरिया इन साउथ इंडिया। तो मैंने बोला था ना, साउथ की तरफ एक्सपेंशन कौन करेगा? तो बिंदुसार। लैंड बिटवीन द टू सी, ये बात तो आप समझ रहे हो ना, ये इंडिया, ये लैंड बिटवीन द टू सी, ठीक है, ये अरेबियन सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, है ना, लैंड बिटवीन द टू सी। ये देखो देखो, जब इसने सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो देखो यहाँ पे, तो स्टेप मैटरनल अंकल किसका? बिंदुसार का। किंग एंटियोकस किसका राजा है? सीरिया का राजा है ना। तो बिंदुसार जो है वो स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स, अंजीर और सोफिस्ट किससे मांगता है? एंटियोकस। तो एंटियोकस एक ग्रीक अपना एक एम्बेसडर भेजता है, डिमेकस। क्या वो कौन भेजता है? DI, ठीक है, डिमेकस, ये डिमेकस। तो एक बात याद रखिए एग्जाम के लिए, कि जैसे कि मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया?
चंद्रगुप्त मौर्य। तो डिमेकस किसके टाइम पे आया? तो बिंदुसार। ठीक है, तो डिमेकस को भेजता है क्या लेके? स्वीट वाइन ड्राइड फिक्स लेके, और ये बोलता है कि बिंदुसार से कहना, ठीक है, कि हम इसका व्यापार नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम इस टाइम इस चीज को आपको दे रहे हैं, है ना, हम इस चीज का व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात डिमेकस ने किसको बोला? बिंदुसार को। किसके कहने पे? एंटियोकस के कहने पे। देखो, बिंदुसार ने आजीविक सेक्ट को पैट्रोनाइज किया। तो आजीविक सेक्ट का फाउंडर कौन? मकली गोसाल। जैनिज्म में मैंने ये बात बताया हुआ है। तो आजीविक सेक्ट का फाउंडर कौन? मकली गोसाल। मकली गोसाल, ठीक है, मकली गोसाल फाउंडर है। ओके फाइन। अब देखिए, अब इसके बाद से ये इतना काफी था बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अब आके देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में एक बार देख लेते हैं। अशोक के बारे में देखते हैं। देखिए, जो अशोक है, ये हम, है ना, जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एक वास्ट टॉपिक है मौर्य एम्पायर का, जहाँ से वहीं से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर यूपीएससी में ना, तो इसलिए उसको हमको बहुत डिटेल में देखना है। तो आइए इस चीज़ को देख लेते हैं कि करके। देखिए, सन ऑफ मौर्यन एम्परर बिंदुसार, कौन? अशोक। ठीक है, एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? देव नाम प्रिय एंड पियदस्सी, गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ड्यूरिंग बिंदुसार हु वाज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, तो कौन होगा? अशोक। तो अशोक अपने फादर बिंदुसार के टाइम में कहाँ का गवर्नर था? तो तक्षशिला एंड उज्जैन का गवर्नर था। देखो, दो थ्योरीज हैं इसके बारे में। एक सिंगली अनुश्रुति के अकॉर्डिंग जो अशोक है वो कितने भाइयों को मारता है? 99 ब्रदर्स को। और तारानाथ के अकॉर्डिंग, जो कि तिब्बत से रिलेटेड है, तारानाथ के अकॉर्डिंग ये अपने 6 भाइयों को मारता है, और अपने एक सबसे छोटे भाई को मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है, को छोड़ देता है, नहीं मारता है ना। ये मोगली पुत्र तिस्स को नहीं मारता है। ठीक है, देखिए, आफ्टर बिकमिंग द किंग ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ भेरीघोष मर्सिलेस एनेक्सेशन। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि भेरीघोष और धम्मघोष क्या मतलब है। तो एक फ्रेश पेज पे थोड़ा मैं लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ मैं आपको भेरीघोष एंड धम्मघोष क्या है ना। तो मेरे को एक फ्रेश पेज चाहिए जहाँ पे मैं आपको ये बात समझाऊंगा। आइए, भेरीघोष एंड धम्मघोष, ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं भेरीघोष धम्मघोष यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, भेरीघोष धम्मघोष। यहाँ पे देखो भेरीघोष धम्मघोष क्या है। देखिए, जो भेरीघोष है, भेरीघोष टू धम्मघोष, भेरीघोष टू भेरीघोष टू धम्मघोष। देखिए, भेरी का मतलब क्या होता है? भेरी का मतलब होता है वॉर। वॉर। घोष मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट। घोष करना, पता है ना, अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट? किस चीज का अनाउंसमेंट? तो वॉर अनाउंसमेंट। तो क्या बोलेंगे इसको?
वॉर अनाउंसमेंट। क्या होगा ये? फिजिकल कंक्वेस्ट, फिजिकल कंक्वेस्ट, फिजिकली जीतना, है ना, फिजिकल कंक्वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पे अशोक को क्या बोलेंगे? चंदाशोक। क्या बोलेंगे? चंदाशोक। इसका क्या मतलब है? तो क्रूएल अशोक, क्रूएल अशोक। ठीक है ना। तो भेरी घोष पॉलिसी अभी चल रही है ना, भेरी घोष। धम्म घोष क्या है? धम्म मतलब धर्म, मतलब पीस, पीस, है ना, और घोष मतलब अनाउंसमेंट। तो क्या होगा? पीस अनाउंसमेंट। ठीक है, पीस अनाउंसमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल कंक्वेस्ट, स्पिरिचुअल कंक्वेस्ट, स्पिरिचुअल कंक्वेस्ट। ठीक है ना। यहां पे अशोक का क्या नाम होगा? धम्म अशोक, धम्म अशोक। धम्म अशोक है तो क्या है ये? पायस, पायस अशोक, है ना। ये बात समझ में आ रही है? पायस अशोक। ठीक है ना। तो भेरी घोष टू धम्म घोष ये पॉलिसी है, याद रखिए। देखिए ये जो भेरी घोष और धम्म घोष को जो जो पॉलिसी टर्न होती है, जो चेंज होती है, पता है ये कब होती है? देखो, इन द 9th ईयर ऑफ हिज रेन अशोक अटैक्ड ओवर कलिंग। ठीक है, कलिंग के बाद लाखों लोग मरते हैं, उसी के बाद अशोक हृदय परिवर्तन होता है और फाइनली उसके बाद टर्न होता है पॉलिसी किधर? धम्म घोष की तरफ। तो धम्म घोष पॉलिसी को फाउंड करता है। एक बात याद रखना, अशोक के साथ एक चीज बड़ा कॉमन है, ठीक है, यूनिक है काफी। एक चीज क्या यूनिक है कि अशोक कोई भी चीज करता है तो एक्सट्रीम पे जाके करता है। जब वो वॉर कर रहा है, भेरी घोष कर रहा हो, तो बिल्कुल बिल्कुल वॉर ही कर रहा है ना। फैमिली से स्टार्ट करता है और फाइनली आसपास के राजाओं तक, और अपने टेरिटरी को बहुत जल्दी एक्सपेंड करता है। और जब धम्म घोष कर रहा है तो बहुत एक्सट्रीम करेगा। इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल तो मैंने दे दिया भेरी घोष का, कि कलिंग वॉर वेरी डिस्ट्रक्टिव, वेरी ब्लड सेडेड वॉर। लेकिन धम्म घोष का क्या एग्जांपल मैं दे सकता हूँ? तो धम्म घोष का एग्जांपल दे सकता हूँ कि अपने सन एंड डॉटर को कहाँ भेजता है? सेलोन भेजता है, श्रीलंका भेजता है। क्या करने के लिए? बुद्धिज्म, धम्म पॉलिसी को एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए, है ना। तो और दूसरा क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ये देखिए, जो अशोक के पिलर एडिक्ट 5 है, एडिक्ट नंबर 5। एडिक्ट नंबर 5 में क्या मेंशन है? धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र। क्या है ये? ये क्या है भाई? ये देखो ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड। भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या है? पॉलिसी है, किस बात को लेके? एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है कि नहीं? आप देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ के लिए एक स्टोरी बताता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए, कभी भी एक राजा को या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को कभी भी कंप्लीटली पीस फॉलो नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो बताता हूं क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों? देखो, आपने पीस फॉलो कर दिया, लेकिन आपके आसपास टेरिटरी पे बैठे हुए जितने भी दुश्मन हैं, ठीक है, वो भी पीस फॉलो करने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दे वेट, किस बात का वेट? कि आपका अगला जनरेशन आए और वीक हो, तब हम अटैक करें। और यही होता भी है, आने वाली जनरेशन वीक होती है और फाइनली इसी के बाद, भाई इसी पॉलिसी के लिए के बाद तो सबसे ज्यादा फॉरेन अटैक होते हैं, है ना। फॉरेनर्स, जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, वो सबसे ज्यादा कब आते हैं? इसी के टाइम में आते हैं, इसी के बाद आते हैं, इसी के बाद आते हैं। जो इसके बाद जो आखिरी रूलर है, इसका जो आखिरी रूलर होगा बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, है ना, उसी के बाद
छोटे मोटे डायनेस्टीज आएंगे, सुंग डायनेस्टी, कन्व डायनेस्टी, उसी के बाद फॉरेन इन्वेडर्स आने लग जाएंगे, फॉरेन की डायनेस्टीज आने लग जाएंगी, है ना, एक, है ना, बैक टू बैक, क्योंकि ये मगध एम्पायर कमजोर हो जाएगा काफी। और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को क्यों नहीं करना चाहिए, किंग का तो मैंने बता दिया कि भाई क्या चाहते हो कि बॉर्डर से सारे सैनिकों को हटा लिया जाए, है ना, तो क्या पीस से सब कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडिया ने, देखो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे ज्यादा पीस फॉलो किया। अब देखो जब पीस पॉलिसी को फॉलो किया हमेशा इंडिया को लॉस हुआ है। आज के टाइम में एग्रेशन मोड में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्रेशन के साथ साथ क्या बात ध्यान रखना है आपको, एग्रेशन के साथ साथ में, ठीक है, आपका जो पॉलिसी होनी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी अच्छा होने से क्या होता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ट्रेड में मिलता है, क्योंकि आज के डेट में जो वॉर है ना, वॉर, वो कौन सा वॉर है, एक तो इकोनॉमिकल वॉर है, और कौन सा वॉर है, साइबर वॉर है। आप देखना कोई भी चीज, कोई भी बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़ी कह लो या न्यूक्लियर, ठीक है, जो जितने भी न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्री हैं वो कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं करती ना, इसका रीजन ही है। लेकिन वो वॉर करती है किसमें, इकोनॉमी में। जैसे रशिया के चीजों को वीक कर दो, जैसे बाकी सारी कंट्री मिलके यूएस के डॉलर को डाउन करो, इसका डॉलर कमजोर होगा तो ये अपने आप ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये सबका ध्यान इसी चीज पे है। और चाइना क्या खेलता रहता है, साइबर वॉर। चाइना बस यही खेलता रहता है, साइबर वॉर, साइबर वॉर, साइबर वॉर, है ना, ये सब चीजें आप। तो एक इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको शायद थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक चीजें भी बताई हैं आपको, है ना, ठीक है। अब आते हैं दोबारा यहाँ पे अशोक पे। भेरी घोष समझा दिया, धम्मघोष समझा दिया, तो यहाँ पे धम्मघोष भी मैंने समझा दिया। तो बैटल ऑफ कलिंग जो है 261 बीसी में होता है। क्वेश्चन ये है कि कैपिटल क्या है, कलिंग का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है तोशाली। राजा कौन है, नंदराज। तो क्वेश्चन ये है कि जब अशोक ने कलिंग पे अटैक किया तो कलिंग का राजा कौन था, नंदराज था। एम ऑफ अशोक वॉर एलिफेंट्स को लेना। अशोक मैरिड कौरवाकी एट कलिंग। तो कलिंग में अशोक ने किससे शादी करा, कौरवाकी से शादी करा, विवाह करा, ठीक है, कौरवाकी, फाइन। अब देखिए आप, इसके बाद से आप देखते हैं कि अशोक अडॉप्टेड बुद्धिज्म ऑन द एडवाइस ऑफ विठल अशोक। कौन है भाई, मोगलीपुत्तिस एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त। तो देखो भाई, उपगुप्त वाज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ अशोक, यही है उपगुप्त जो बुद्धिज्म में लेके आता है किसको, अशोक को। और धम्मघोष तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। अशोक ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी एट पाटलिपुत्र। याद करिए, एक इरावा पाका मैंने बताया था ना। यहाँ पे आप देखो, ए फॉर अजात शत्रु। मैंने बताया था ना कि हिस्ट्री बेसिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशोक पहले आएगा कि अजात शत्रु पहले आएगा, है ना। के फॉर काला अशोक, ए फॉर अशोक, ऐसे ही राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। देखो यहाँ पे पाटलिपुत्र है, देखो। और यहाँ पे बाद में आएगा कनिष्क, है ना, कुशान एम्पायर का इंपॉर्टेंट राजा कनिष्क, जो कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराएगा। मैंने बोला ना आपको, अशोक सेंट हिज डॉटर संघमित्र एंड सन महेंद्र, कहाँ पे, टू सेलोन। देखो पाली लैंग्वेज में सेलोन लिखा हुआ था, जिसका मतलब क्या निकल के आया, श्रीलंका, है ना, फॉर इंट्रोड्यूसिंग बुद्धिज्म। अब समझ में आ रहा है बुद्धिज्म कैसे फैला। मैं बाद में, देखो मैंने आपको बुद्धिज्म में बताया हुआ था ना, हीनयान महायान। मैंने आपको मैप बना कैसे बताया था ना, ये इंडिया है मान लो, तो इधर वाले रीजन में सब हीनयान है। श्रीलंका से स्टार्ट करो इधर साउथ ईस्ट, और इधर वाला जो रीजन है, इधर वाला, ये सब महायान है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन था, वियतनाम। वियतनाम जो है वो महायान में, बाकी सब ऐसे इसी मैप को फॉलो कर सकते हो। ये ट्रिक था याद रखने के लिए, ये याद रखने का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया था। देखिए, टू प्रमोट बुद्धिस्ट टीचिंग, है ना, अशोक कंस्ट्रक्टेड एडिक्ट्स। तो बुद्ध के टीचिंग्स को, धम्म पॉलिसी को
एक्सपेंड करने के लिए, बताने के लिए, लोगों को तक पहुंचाने के लिए अशोक ने एडिक्ट का सहारा लिया। और ये एडिक्ट मैं आपको बाद में हिस्ट्री में बताऊंगा कि एडिक्ट लगवाने वाला जो सिस्टम है ये पर्शियन एम्पायर से लिया गया। पर्शियन ये काम करते थे, है ना। तो रॉक पिलर एडिक्ट, भाई रोड के किनारे पत्थरों पे धम्म पॉलिसी लिखवा के रखवाना, जिससे राहगीर जो रास्ते में लोग हैं चलते हुए वो पढ़े किस चीज को, धम्म पॉलिसी को, ठीक है। अब बात यह है कि जो रास्ते के किनारे जितने पत्थर है, जो एडिक्ट्स हैं, इन एडिक्ट्स में जो लिखी हुई बातें हैं, इसको डेसिफर किसने किया, इसका मतलब सबसे पहले समझाने वाला पर्सन कौन है, किसको ये बात सबसे पहले समझ में आई, तो जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837 में। यहां पे आपको मैं एक चीज रिकॉल कराता हूं, रिकॉल करिए आप, प्लीज कंफ्यूज मत होना आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप एक नाम पढ़ते हो, जॉन मार्शल। वो कौन है? जिसने ऑर्डर्स दिए किसके लिए? हड़प्पा की खुदाई के लिए। एक पढ़ते हो अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम कौन था? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर था ये, फर्स्ट। और ये कब डायरेक्टर था? जब हड़प्पा की खुदाई होनी स्टार्ट हुई। तो ये दोनों अलग है और जेम्स प्रिंसेप अलग है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। जब हिस्ट्री खत्म होती है ना, और जब इकट्ठा एक साथ जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही आता है, प्रिंसेप कब पढ़ा था, अलेक्जेंडर कनिंगम कब पढ़ा था, जॉन मार्शल कब पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ आपको रिकॉल करा के, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप 1837 में डेसिफर करता है। तो अशोक के एडिक्ट्स को डेसिफर करने वाला पर्सन, पहला पर्सन कौन है? जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837। ओके, देखिए मौर्य डायनेस्टी ये अशोक के टाइम की, आप देखो बाउंड्री है, अशोक के टाइम की। देख रहे हो आप कितना वास्ट है, देखो कितना वास्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये काफी बड़ा एम्पायर है। 265 BC की मौर्य डायनेस्टी का ये मैप है, ठीक है ना। अब अशोक की देखिए, अब इसके बाद से ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। हमारा आई थिंक एक लेक्चर से ज्यादा, 1 से 2 लेक्चर लग जाएगा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में। तो जितना डीपली हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अशोक वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार। तो भाई एल्डेस्ट सन कौन है? सुसीमा है। बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीमा है, और बिंदुसार क्या चाहता है? कौन राजा बने? सुसीमा राजा बने। बट होता क्या है? होता यह है कि अशोक राजा बनता है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ से, आप, है ना। यहीं पे मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा, है ना। फिर उसके बाद से आगे शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए। देखिए आप देखिए यहाँ पे कि जो अशोक की कहानी है और औरंगजेब की कहानी है, सिमिलर वर्ड बोलना गलत होगा, बहुत गलत होगा, लेकिन थोड़ा सा समझो आप। शाहजहां जो है औरंगजेब को हमेशा बैटल फील्ड में भेजता रहता है, हमेशा बाउंड्री पर रख रहा है, डेक्कन में भेज रहा है, हमेशा डेक्कन में भेज रहा है ना। औरंगजेब को बहुत ज्यादा पॉइजन भी किया गया। तो औरंगजेब, ठीक है, इससे औरंगजेब को क्या सीखने को मिला? एक्सलेंट वॉर स्किल, डिप्लोमेसी, बाउंड्री पर रह के जो दुश्मन जो दुश्मन है उसके, जो बाहर के डायनेस्टीज है उससे कैसे डील करना है, ये सारी चीजें सीख रहा है। ये काम आएगा। इसका काम कैसे आता है? आके सबको हटा देता, खुद राजा बन जाता है। अशोक थोड़ा पूरा तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा अशोक भी यही कर रहा है। देखो अशोक हमेशा बाउंड्री पे है, तक्षशिला का राजा है, तक्षशिला का राजा, यस, गवर्नर है, ठीक है, और इधर उज्जैन का भी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है पूरा का पूरा, एक्सपीरियंस हो रहा है इसको, वॉर स्किल अलग लेवल पे है इसका। फाइनली बड़ा बेटा तो सुषिमा है, बट एंड में क्या होता है? सबको मार देता है और राजा बन जाता है। यही बात बतानी थी मुझे आपको, ठीक है ना। देखिए अशोक के पास वॉर स्किल्स, ये बात तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो बिंदुसार का डेथ हो जाता है 268 में BC में, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ना, वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है 4 साल तक, वॉर ऑफ सक्सेशन, कि अगला राजा कौन बनेगा। वॉर ऑफ सक्सेशन ऐसे कुछ चलता है, मेरी बात समझो आप प्लीज। 273 BC में, वैसे तो 273 BC में जो अशोक है वो पावर को अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। लेकिन 272, 271, 270 एंड 269 BC के टाइम आता है। 269 BC में अशोक का ऑफिशियल कोरोनेशन होता है, ऑफिशियल कोरोनेशन।
जो एक्चुअली में राजा बनता है। पावर तो 2273 बीसी में आ चुका है इसके पास, लेकिन जो 4 साल है ना, 4 ईयर, ये जो 4 ईयर है, 4 ईयर क्या होता है? वॉर ऑफ सक्सेशन। तभी तो 2 थ्योरीज आपने यहाँ पे देखी है, देखिए यहाँ पे है ना, 2 थ्योरीज। यही यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ पे चल रहा है भैया वॉर ऑफ सक्सेशन, है ना, 4 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन, है ना, ठीक है। और 269 बीसी में फाइनली ऑफिशियल कोरोनेशन होता है इसका। पावर कब आ चुका है? 273 बीसी में आ चुका है। और उसके बाद से 268 बीसी में किसकी डेथ हो जाती है? बिंदुसार की डेथ हो जाती है। ये बात आप शायद समझ गए होंगे, कहानी समझ गए ना? हाँ, तो ये है, यहाँ तक हम देखते हैं आज के लेक्चर में। इसके बाद से हम बेसिकली इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे और उसके बाद से हम 2 हेड्स में पढ़ाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो 2 हेड्स में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम आर्ट एंड कल्चर, और सेकंड वाला जो देखेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन दो चीजों को हम देखेंगे, है ना। एक से ज्यादा लेक्चर लग सकते हैं, 2 लेक्चर्स में हम इसको खत्म करेंगे और यहीं से यूपीएससी आपका क्वेश्चन बनाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, सो फाइन, दैट्स कंक्लूड, ओके, दैट्स कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर, ठीक है। आई होप दिस सेशन helped strengthen your understanding of the topic. Revise today's concept, ये बात मैं हर लेक्चर में बोलता रहता हूँ, and practice MCQs, ठीक है, and previous year questions, and share your doubts in the comment. कोई भी डाउट हो आप कमेंट में आप लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपने इस लेक्चर को आपके लिए हेल्पफुल रहा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द एथरिया इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल and press the notification bell for future updates. Thank you for watching. See you in the next lecture. Until then, keep learning and stay consistent. Jai Hind. Thank you so much.